गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी विद्यार्थियों का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। साथ ही आप सभी दर्शकों का भी हमारे इस YouTube चैनल पे स्वागत है। ख़ास तौर से विद्यार्थियों के लिए मैं आज कुछ सामान्य बातें करने जा रहा हूँ। वो सामान्य बातें हैं कि मैं जो आपको स्टडी मटेरियल या मेरा जो व्याख्यान है, ये व्याख्यान पूरी तरीके से निःशुल्क है। इसलिए आप इसे जितना भरपूर आप इसे लाभ ले सकें लीजिए, और साथ ही अपने मित्रों को भी बताइए। हमारी कोचिंग की तरफ से, साइंस कोचिंग की तरफ से ये प्रयास है, आप देख भी रहे होंगे हमारे YouTube चैनल पे, कि सभी विषयों के लगातार वीडियो हम लोग अपलोड कर रहे हैं। आप लोगों की सेवा में लगातार हम लोग सभी शिक्षक, हमारे बंधु लगातार जो है प्रयास कर रहे हैं, ताकि आपको इस लॉकडाउन की विकट परिस्थिति में भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा सूचनाएं हम लोग पहुंचाएं आप तक, ताकि आप इससे लाभान्वित हो और आपका परीक्षा जो आपको फरवरी में होने जा रहा है, अभी इसकी तिथि की घोषणा नहीं हुई है बिहार बोर्ड की तरफ से। संभावना है कि प्रत्येक साल फरवरी में होता है, तो वही हम मान के चल रहे हैं। उस परीक्षा में आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करें, ये हमारी कोशिश है। लगातार आप देख रहे हैं कि इंग्लिश में आपको नरेशन जो चैप्टर है इंग्लिश ग्रामर का, तो नरेशन पे लगातार ध्रुव सर की वीडियो जा रही है आप लोगों को। और वो नरेशन चूँकि एक बड़ा टॉपिक है, तो नरेशन टॉपिक पे उनकी 7 वीडियो अब तक अपलोड हो चुकी है, और लगभग 1 से 2 वीडियो में जो बड़ा सा जो टॉपिक है, वो टॉपिक समाप्त भी हो जाएगा। उसके तत्पश्चात हम जो है फिर सर के द्वारा जो है नए एक टॉपिक की शुरुआत की जाएगी। अगर साइंस के विषय की बात की जाए, लगातार आप देख रहे हैं कि दिनेश सर के माध्यम से, दिनेश सर के द्वारा PCM अर्थात फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के जो भी लेक्चर्स हैं, जो भी वीडियो लेक्चर्स हैं, वो लगातार आपको अपलोड हम लोगों के द्वारा अपलोड किए जा रहे हैं। तो आप लोग हमारे चैनल से खूब लाभ उठाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं, और इसे आप जो है अपने मित्रों और अपने रिश्तेदारों को भी बताएं। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने बोला भी कि निःशुल्क है। ये YouTube पे जो भी हमारी वीडियो अपलोड हो रही पूर्णतः निःशुल्क है, लेकिन आपसे हम लोग यही मांग सकते हैं कि आप हमारे चैनल को जो है ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आपको कहीं समस्या है तो कमेंट करें। प्रिय विद्यार्थी, प्रिय दर्शक, आपका सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, हमारा चैनल प्रमोट होगा, और इससे जो है हमें उत्साह एक अलग प्रकार की जो है ऊर्जा मिलती है, और उसी ऊर्जा के बदौलत हम लगातार आप लोगों की सेवा में हम लोग वीडियो बना रहे हैं। आइए अब हम हिंदी की बात करते हैं, हिंदी व्याकरण की बात करते हैं। तो हिंदी व्याकरण में हमने, ये हमारा आज दूसरा व्याख्यान है। पहले व्याख्यान में हमने बताया था कि हिंदी जो कि हमारी जो वर्तमान में जो आधुनिक भाषा के रूप में है, हमारी राजभाषा के रूप में है, ये भाषा किस तरीके से अपने जो है आधुनिक स्वरूप में आई, और इस स्वरूप में आने तक जो है इसकी क्या यात्राएं रही, इसी को हम देख रहे हैं। आज दूसरे वीडियो की जो है शुरुआत करने से पहले हम थोड़ी सी बात आपको और पीछे लेकर चलेंगे, क्योंकि विश्व में जो भी भाषा परिवारें हैं, वो जो मुख्य जो भाषा परिवार की अगर बात की जाए, तो मुख्य भाषा परिवार हैं हमारे सेमेटिक भाषा परिवार, तुरानी भाषा परिवार और आर्य भाषा परिवार। ये 3 जो है प्रमुख जो है भाषा परिवार की चर्चा करेंगे। इसमें से हम सेमेटिक भाषा
पे अगर देखें तो सेमेटिक भाषा में आपको हिब्रू भाषा दिख रही है, अरबी और ईरानी, और इसके जैसे और भी जो है भाषाएं इस जो है भाषा परिवार में सम्मिलित है। हम तुरानी भाषा की बात करें, आप इसमें देखेंगे इसमें सीथियन भाषा है, द्रविड़ है और मलय है। मलय आपको इंडोनेशिया जो देश है, इंडोनेशिया देश की जो भाषा है वो भाषा जो है कहीं ना कहीं मलय भाषा से संबंध रखती है। तो इस तरीके से हम ज़्यादा विस्तार से ना इस भाषा परिवार पर चर्चा करेंगे, नहीं ज़्यादा विस्तार से हम इस भाषा परिवार पर चर्चा करेंगे, क्योंकि हमें हिंदी के उत्पत्ति के बारे में पढ़ना है। और चूँकि हमने आपको संस्कृत से शुरू किया था, हमने पिछले जो है व्याख्यान में हमने बताया था कि किस तरीके से संस्कृत जो था 1500 ईसा पूर्व, चूँकि इसका समय ठहरता है और 1500 ईसा पूर्व से इसकी यात्रा शुरू होती है। मैंने एक बात आपको और भी बताया था, वो बात ये था कि कोई भी चीज़ या कोई भी वस्तु, या आप कहें कि कोई भी वस्तु पूर्णतः समाप्त नहीं होती है। मैंने आपको समाज का उदाहरण दिया था कि समाज खत्म नहीं होती है, समाज का स्वरूप बदल जाता है। वही बात जो है भाषाओं के साथ भी है, भाषाएं वही रहती हैं, भाषाओं का स्वरूप बदलता जाता है और स्वरूप बदलने के बाद उसमें परिवर्तित जो रूप होता है उसका एक नया नाम प्राप्त होता है, और उससे फिर जो है, क्योंकि किसी भी चीज़ की अगर शुरुआत है उसका अंत है। वही मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि किस तरीके से भाषाएं विकसित हुई और किस तरह से भाषाएं जो है भाषाओं का पतन हुआ, भाषाएं टूटने लगी। तो फिर जो है जनमानस ने एक नए जो है भाषा के रूप में एक नई भाषा विकसित हुई और जनमानस ने उसे जो है उपयोग में लिया था। तो आर्य भाषा की अगर बात करें तो आर्य भाषा में मुख्यतः 6 श्रेणियों में आर्य भाषा को बांटा जाता है, और ये 6 श्रेणियां हैं। पहला संस्कृत है, दूसरा फारसी है, तीसरा स्लेवानिक है, चौथा प्लोएस्टिक है, पांचवा ट्यूटनिक है और छठा केल्टिक है। ये इसी को सेल्टिक भी बोला जाता है, सेल्टिक अथवा केल्टिक। इसी से संभवतः अंग्रेजी भाषा विकसित हुई है। तो आप देखेंगे कि संस्कृत से ही विकसित होते हुए आज हिंदी अपनी जो है स्वरूप को प्राप्त कर चुकी है। हिंदी एक भाषा के रूप में, हमारे राजभाषा के रूप में, हमारे जो है दैनिक जीवन में हम इसका उपयोग करके हम अपनी बातों को पहुंचाते हैं दूसरों तक पहुंचाते हैं। और दूसरों की जो बातें होती हैं, बातें कहें या विचार कहें या उसके कोई अनुभव कहें या उसे कोई भावनाओं को कहें, उसके कोई भावनाओं की बात हो, यानी विचार, अनुभव, भावनाओं को हम जो है जिस माध्यम से दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की भावनाओं को और दूसरों के विचारों को और दूसरों के अनुभवों को जिस माध्यम से हम अपने तक जो है प्राप्त करते हैं, ये जो माध्यम जो है देने और लेने का जो माध्यम का काम करता है वही भाषा कहलाता है। तो विद्यार्थी हम इसको स्किप करेंगे, इसको हम इरेज करेंगे। अगर आप चाहें तो इस चीज़ को आप नोट कर सकते हैं, इसे आप नोट कर लें। चलिए अब पुनः आपने नोट कर लिया, चलिए अब पुनः हम अपनी जो है टॉपिक पे पहुंचते हैं। जैसा कि मैंने पिछले व्याख्यान में ये आपको बताया था कि मैंने बताया था कि भारत की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत भाषा है। और इसकी प्राचीनता के लिए हमने एक साक्ष्य रखा था कि इस भाषा में जो सबसे प्राचीन ग्रंथ लिखी गई है उस ग्रंथ का नाम ऋग्वेद है, और ऋग्वेद का समय काल 1500 ईसा पूर्व माना जाता है। तो इस तरीके से संस्कृत भाषा की शुरुआत भी 1500 ईसा पूर्व में मानी जाती है। तत्पश्चात अब हम देखेंगे, मैंने आपको बताया था कि संस्कृत के ही 2 रूप आपको मिलते हैं, 2 रूप हमें मिलते हैं। इसके एक पहले रूप को
हम बोलते हैं वैदिक संस्कृत, और इसके दूसरे रूप को हमने उत्तर संस्कृत लिखा था। और जिसका एक अन्य नाम लौकिक संस्कृत भी माना जाता है। तो मैंने बताया था कि ये वैदिक संस्कृत, इसे वैदिक संस्कृत क्यों कहा गया, क्योंकि इसी भाषा में चार वेदों अर्थात ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन चार वेदों की रचना जिस भाषा में हुई उस भाषा को हम वैदिक संस्कृत बोलते हैं। और इन चारों वेदों को मैंने आपको बताया था कि यदि आप इसका सम्मिलित नाम देना चाहते हैं, इन चारों का अगर कोई एक नाम देना चाहते हैं तो वो नाम है, हम उसे संहिता के नाम से जानते हैं। अब हम इसके समय काल को लिखते हैं। तो इसकी कालावधि रही थी 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के काल तक ये भाषा चली भारत में। तत्पश्चात जो दूसरी भाषा चली, वो दूसरी भाषा का नाम है लौकिक संस्कृत, और इसका समय ठहरता है 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। फिर आगे हमें एक नई भाषा प्राप्त होती है, और उस भाषा को हम जो है पाली भाषा के नाम से जानते हैं। और पाली भाषा का अगर समय की बात की जाए तो पाली भाषा की समय रही 500 ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी तक यह भाषा विकसित होती रही और प्रचलन में रही। इस भाषा की मैंने विशेषता भी आपको बताया था, और इस भाषा की विशेषता रही थी कि इस भाषा में अर्थात लौकिक संस्कृत में एक समृद्ध साहित्य की सूची प्राप्त होती है, और उन समृद्ध साहित्य की सूची में हमें जो साहित्य प्राप्त होते हैं उनके नाम भी हमने बताया था आपको, और वे थे रामायण, महाभारत। उसके बाद मैंने बोला कि इसमें जो है अरण्यक साहित्य लिखे गए, फिर अरण्य के बाद उपनिषद लिखे गए, और 108 उपनिषदों की रचना हुई इस भाषा में। उपनिषद के बाद हमने बताया था आपको कि वेदांगों की रचना हुई, और वेदांगों की कुल संख्या 6 है। फिर आप देखेंगे इसमें ब्राह्मण साहित्य लिखे गए, 18 ब्राह्मण साहित्य लिखे गए, और 4 उपवेद लिखे गए। ये सभी साहित्य जो है इस लौकिक संस्कृत के तहत लिखे गए। इस लौकिक संस्कृत को माध्यम बनाया गया इस साहित्य को लिखने के लिए। फिर आगे जब हम चलते हैं तो आगे हमें पाली भाषा प्राप्त होती है, और पाली भाषा की खासियत ये रही थी कि ये भाषा चूंकि भारत की पहली देसी भाषा कही जाती है। अगर आपसे प्रश्न पूछ दे कि भारत की प्रथम देसी भाषा से कहने का तात्पर्य है कि वो भाषा जो पूर्ण तरीके से देसी उत्पत्ति की थी, यानी इसकी उत्पत्ति अपने यहाँ हुई थी। इसे हम बताएंगे, थोड़ी देर में क्लियर करेंगे। और ये इसी भाषा को जो है जन्म भाषा की संज्ञा भी प्राप्त है। इसी पाली भाषा को हम जन्म भाषा के नाम से भी जानते हैं, प्रथम देसी भाषा के नाम से जानते हैं। प्रिय विद्यार्थी, आपको पता है कि आर्य जो प्रजाति है, आर्य मूलतः विदेशी लोग थे, और इस संदर्भ में इतिहासकारों के बीच मतभेद भी है, विद्वानों के बीच मतभेद भी है। और मतभेद ये है कि आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ है, जिसके उत्तर में मैंने आपको बताया था कि विद्वानों ने सर्वसम्मति से
मध्य एशिया, एशिया माइनर को आर्यों का मूल स्थान माना है। हमारे यहाँ जो है जब फ्रीडम फाइटिंग ये चल रहा था, आप लोगों ने बाल गंगाधर तिलक का भी नाम सुना होगा, और बाल गंगाधर तिलक ने जो है आर्यों का मूल स्थान आर्कटिक प्रदेश बताया था। तो इस तरीके से कई विद्वानों ने अपने अलग अलग मत दिए थे, लेकिन जो सर्वमान्य मत रहा था वो मत है एशिया माइनर। तो एशिया माइनर को माना जाता है कि जो आर्य जो प्रजाति है वो कई शाखाओं में बंट करके एशिया माइनर से आगे की ओर जो है आगे की ओर अपना वो प्रस्थान किए थे। उनकी एक शाखा जो है भारत की ओर भी प्रस्थान किया था, और वही शाखा हमारे जो है सप्त सिंधु प्रदेश में आकर के सबसे पहले बसती है। तो इसी आर्य की भाषा जो थी उसे हम आर्यन भाषा बोलते हैं, और उसी आर्य भाषा की जो मैंने आपको 6 जो श्रेणियाँ बताई, 6 उप शाखाएँ जो बताई, यानी एक उप शाखा में संस्कृत था। तो पहले जो है भारत में जो भाषा जो प्रचलित हुई, जो विकसित हुई, वो संस्कृत भाषा है। हालांकि आर्य जब आए थे, और आर्यों की जो सभ्यता है वो वैदिक सभ्यता के नाम से जानी जाती है, लेकिन वैदिक सभ्यता के पहले भी सभ्यता थी, यहाँ के मूल निवासी थे जिन्हें द्रविड़ बोला जाता है। तो जो मूल निवासी रहे थे उनकी भी कोई न कोई भाषा रही होगी। इनके पहले की अगर बात की जाए, वैदिक सभ्यता की पहले की सभ्यता की बात की जाए, तो वैदिक सभ्यता के पहले की सभ्यता भारत में जो है सिंधु घाटी की सभ्यता मानी जाती है, और भारत की सबसे प्राचीनतम सभ्यता मानी जाती है सिंधु घाटी की सभ्यता। तो सिंधु घाटी की सभ्यता भी लिपि का प्रयोग करते थे, वो भी जो है लिखने का काम करते थे, लेकिन जो है अब तक उनकी लिपि इतनी क्लिष्ट है, इतनी कठिन है कि अभी तक विद्वानों ने उसे पढ़ने में सफलता प्राप्त नहीं की है। तो इस तरीके से अगर हम भारत में प्राचीनतम भाषा की बात करें तो भारत की प्राचीनतम भाषा ठहरती है संस्कृत, और इसी संस्कृत से आगे जो है विकसित होकर के हमारा जो वर्तमान हिंदी है कहीं ना कहीं विकसित होकर आया है, और इसी का हम यात्रा क्रम देख रहे हैं। पाली के बाद जो हमें भाषा प्राप्त होती है वो भाषा ठहरती है प्राकृत। प्राकृत भाषा, और पिछला व्याख्यान हमारा यहीं आके समाप्त हो गया था। अगर हम प्राकृत की समय की बात करें तो प्राकृत प्रथम शताब्दी से 500 ईस्वी तक, प्रथम शताब्दी से 500 ईस्वी तक चला। प्रिय विद्यार्थी, जो आप ईसा पूर्व की बात जो कर रहे थे, तो आप यहाँ भी समझ लें, ये जो प्रथम शताब्दी में जब प्राकृत हमारे यहाँ एक भाषा का रूप ले रहा था, उस समय ईसा मसीह की पैदाइश हुई, और ईसा मसीह की पैदाइश से एक कैलेंडर जारी की गई, एक कैलेंडर का निर्माण हुआ, और इसी कैलेंडर से आज हम 2020 तक का सफर पूरा कर चुके हैं। मानव जो है 2020 साल तक, यानी ईसा के जन्म से 2020 साल तक चल चुका है। यानी देखिए हमारे भारत की जो सभ्यता थी या भारत की जो संस्कृति थी वो हमें यहाँ क्लियर दिख रहा है कि 1500 साल पहले ठहरती है। यानी अगर भाषा की बात करें तो हमारी जो है संस्कृत जो है 1500 साल पहले हमारे यहाँ संस्कृत बोली जा रही है। प्राकृत, और प्राकृत की खासियत ये रही कि इसको जैन धर्म के जो भी धर्मावलंबी थे या जैन धर्म के जो भी विद्वान थे, उन विद्वानों ने साहित्य की रचना के लिए प्राकृत भाषा को चुना, और प्राकृत भाषा में अनेक जो है जैन साहित्य की रचना की। तो इस तरीके से हम प्राकृत तक आ गए। प्राकृत के बाद जो अगला चरण है, इसका अगला चरण जो है आप देखेंगे, इसका अगला चरण अपभ्रंश का चरण माना जाता है। अपभ्रंश का सफर शुरू होता है, और हमें अपभ्रंश कुल जो है 7 रूपों में प्राप्त होते हैं। 7 रूपों में अपभ्रंश प्राप्त होते हैं। और अपभ्रंश के अगर समय की बात की जाए तो अब अपभ्रंश का समय काल रहा था 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक अपभ्रंश
विकसित होता रहा भारत में, और इसे जो है 500 ईस्वी से लेकर के, सॉरी यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई है, 500 ईस्वी होगा और 1000 ईस्वी होगा। तो 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक यह भाषा विकसित होती रही। तो अगर आप चाहें इसे नोट कर सकते हैं। इसे मैं मिटा देता हूं। अब हम आ जाते हैं भाषा की अगली चरण, अपभ्रंश पर। तो अपभ्रंश की अगर हम बात करें तो कुल अपभ्रंश की जो है संख्या जो है 7 रही। 7 रूपों में हमें अपभ्रंश प्राप्त होते हैं। इसके पहले मैं आपको अपभ्रंश के अर्थ बता दूं। तो अपभ्रंश के अगर अर्थ की बात की जाए तो इसका अर्थ होता है भ्रष्ट अथवा बिगड़ी, बिगड़ी अथवा बिगड़ा हुआ स्वरूप। यानी अपभ्रंश का मतलब होता है जिसका कोई नियम निर्धारित नहीं। अगर इसके उपनाम की बात की जाए, इसके कुछ उपनाम रहे, तो इसके उपनाम में आते हैं, इसके उपनाम में जो सबसे प्रसिद्ध नाम है वो है औहट, और इसे एक और नाम जो है अविहत्था। औहट और अविहत्था इसके उपनाम यानी इसके अन्य नामों से भी जाना जाता है अपभ्रंश को। मैंने अपभ्रंश का समय काल भी बताया था कि 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। औहट के बारे में प्रसिद्ध विद्वान राहुल सांकृत्यायन कहते हैं कि औहट जो है अपभ्रंश, औहट नाम की जो है चर्चा राहुल सांकृत्यायन अपनी लेखन में किया है इन्होंने औहट के बारे में। और औहट की सबसे पहला जो है आप देखेंगे तो विद्यापति की रचनाओं में भी औहट शब्द की वहां पे उल्लेख मिलता है। आते हैं अपभ्रंश के ऊपर। तो हमें जो है 7 अपभ्रंश के रूप प्राप्त होते हैं। और अगर हम उन 7 अपभ्रंश के रूपों की बात करें तो हमारा पहला जो है रूप प्राप्त होता है वो है सौरसेनी अपभ्रंश। दूसरा आता है खस अपभ्रंश। तीसरा बात की जाए, तीसरा है पैशाची अपभ्रंश। चौथा है ब्राचड़ अपभ्रंश। पांचवा है महाराष्ट्री अपभ्रंश। छठा है अर्ध मागधी अपभ्रंश। और 7वां अपभ्रंश के रूप में है मागधी अपभ्रंश। इस तरीके से देखेंगे कि अपभ्रंश से ही विकसित होकर के जो हिंदी का जो है हमें जो मूल जो अभी वर्तमान स्वरूप है वो प्राप्त होता है।
आहट कड़ी का काम करता है। अपभ्रंश और हिंदी के बीच की कड़ी का काम आहट करता है। इसे आहट को हिंदी और अपभ्रंश और हिंदी के बीच के कड़ी का इसे काम करता है और ऐसा माना जाता है कि आहट से ही हिंदी विकसित हुआ है। प्रिय विद्यार्थी, आपने देखा अपभ्रंश 7 रूपों में हमें प्राप्त होते हैं। अब हम यहीं पे बताएंगे कि हिंदी जो भाषा है, तो हिंदी भाषा के विकसित होने के पूर्व हिंदी के 5 उपभाषा रहे और 18 बोलियां रही। तो हमारा अगला पड़ाव उसी तरफ है। हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से हिंदी 5 उपशाखाओं से और 18 बोलियों से विकसित हुआ है। आप इसे नोट भी कर लें। ये जो हमने आपको जो 2 लेक्चर दिए हैं, एक इसके पूर्व का लेक्चर और आज का लेक्चर, एक्चुअली आपका जो गद्य खंड हो या काव्य खंड हो तो है तो आपको भाषा से ही संबंधित। तो भाषा किस तरीके से विकसित हुआ है इसे भी तो आपको जानना आवश्यक है। हम इसे जब हिंदी तक ला के रख देंगे कि किस तरीके से हिंदी विकसित हुआ, तब हमें 2 धाराओं में बट करके हम आपको वीडियो बना के देंगे। एक तो पहले व्याकरण, जो अब हिंदी आ गई है तो हिंदी के व्याकरण होगा, यानी हिंदी के व्याकरण की हम यहाँ से मान के चले कि यहाँ से नियमित रूप से व्याकरण के जो चैप्टर होते हैं, यहाँ वर्ण की बात बोले, वर्ण विचार हो या आपका वाक्य विचार हो, आगे यानी कि जो व्याकरण है, व्याकरण की यहाँ से नियमित शुरुआत हो जाएगी। और यहाँ से हम एक आपको और यहाँ से वीडियो बनाना शुरू करेंगे। और यहाँ से चूँकि हिंदी है तो हिंदी भाषा है तो इसका साहित्य भी है, तो यहाँ से हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से हिंदी साहित्य विकसित हुआ। तो हिंदी साहित्य का इतिहास हम आपको यहाँ बताएंगे और हिंदी साहित्य के इतिहास पढ़ेंगे, उसी में हम आगे पढ़ेंगे कि किस तरीके से हिंदी साहित्य में काल निर्धारण और इसके नामकरण की समस्या उस समस्या पे भी हम अच्छी तरीके से इसको जानेंगे। ये हमारा स्कीम है। इसलिए हम आपको सीधा हिंदी भाषा की उत्पत्ति से ला करके यहाँ जोड़ के 2 सेक्टर में चल के यहाँ वो साहित्य की ओर देखेंगे, हम लोग बढ़ते चलेंगे। किस जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा है, या मिश्र बंधु ने क्या लिखा है, या जॉर्ज ग्रेसन ने क्या लिखा है हिंदी साहित्य के बारे में, या आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, है ना। फिर आप देखेंगे कि आचार्य राम कुमार वर्मा ने, तो जो विभिन्न विद्वानों ने, जो हिंदी के विद्वान हैं, इन जो विभिन्न विद्वानों ने हिंदी साहित्य को किस तरीके से देखा है और हिंदी साहित्य का किस तरीके से काल निर्धारण किया है और किसी काल विशेष को किस तरीके से उन्होंने नामकरण किया है, इस पे हम इसको देखेंगे और यहाँ से हमारा व्याकरण शुरू हो जाएगा। तो इन्हीं 7 अपभ्रंशों से ही 5 हिंदी की उपभाषा और 18 बोलियां विकसित हुई हैं, उसको हम देखने जा रहे हैं। तो अगर अपभ्रंश की बात करें, यहाँ मैं आपको अपभ्रंश लिख देता हूँ और यहाँ से मैं 7 अपभ्रंश के नाम लिखूंगा। यहाँ पे मैं सौड़ से यानी लिख देता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ खस लिख देता हूँ। खस के बाद आप देखेंगे तीसरा आप पैसाची अपभ्रंश देखते हैं। चौथा जो अपभ्रंश है
वो है ब्राचड़ अपभ्रंश। पांचवा हमें महाराष्ट्रीय अपभ्रंश मिलता है। छठा हमें अर्धमागधी अपभ्रंश मिलता है। और अंतिम जो हमारा जो अपभ्रंश है वो है मागधी अपभ्रंश। अब हम आपको और इसे विस्तार से ले चलेंगे, और यदि हम इसका विस्तार करें तो हमें सौर श्रेणी में तीन जो है हमें जो है उपभाषाएं प्राप्त होती हैं। पहला होता है पश्चिमी हिंदी, दूसरा हमें प्राप्त होता है गुजराती, हम इसे नंबरिंग भी कर दे रहे हैं 1 2 3, और जो तीसरा है वो है राजस्थानी हिंदी। यदि हम खस की बात करें तो खस में हमें प्राप्त होता है हिंदी की एक उपशाखा प्राप्त होती है जिसको हम पहाड़ी हिंदी के नाम से जानते हैं। पैसाची के अंतर्गत हम पंजाबी और लोहांदा को रखते हैं। इसके अंतर्गत दो आएंगे, एक पंजाबी, अगर पंजाबी जो भाषा है, पंजाबी भाषा की उत्पत्ति पैसाची अपभ्रंश से हुई। मैं आपको ये बात मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। दूसरा है लोहंदा। अगर ब्राचड़ की बात की जाए तो ब्राचड़ से जो विकसित होकर आया है वो है आपको सिंधी, जो सिंध के क्षेत्र में बोली जाती है। महाराष्ट्री से जो है मराठी भाषा की उत्पत्ति हुई है। और अर्धमागधी से आपको पूर्वी हिंदी का जो है विकास देखने को मिलता है। पूर्वी हिंदी, और अंत में आप देखेंगे मागधी। तो मागधी से हमें प्राप्त होता है, इससे हमें 4 प्राप्त होते हैं, और वो जो 4 हैं जैसे बंगाली, दूसरा है असमिया, तीसरा है उड़िया, उड़ीसा की भाषा, और चौथा जो हमें जो प्राप्त होता है वो होता है हमें बिहारी हिंदी। आप देख रहे हैं। अब हम आपको यहाँ पे मैं इसे सर्कल करके बताऊंगा कि इसमें से हिंदी की उपभाषा कौन मानी जाती है। तो हिंदी की उपभाषा के रूप में हम मानते हैं पश्चिमी हिंदी को, राजस्थानी हिंदी को, पहाड़ी हिंदी 3, और आप देखेंगे यहाँ पूर्वी हिंदी 4 और बिहारी हिंदी 5। तो यदि आपको प्रश्न पूछ दे मेरे विद्यार्थी, ये हम जो वीडियो बना रहे हैं ये तो हमें बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए फायदेमंद है ही, लेकिन वैसे भी विद्यार्थी जो प्रतियोगिता परीक्षाओं की भी तैयारी कर रहे हैं, जैसे अगर उदाहरण के तौर पे देखें तो हो गया जैसे TGT ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर TGT, PGT, नेट, JRF, इसके अलावा CTET, इसके अलावा बिहार टेट, UP टेट, और कई तरह के जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं जैसे UP BEd, बिहार BEd। हालांकि अभी हाल ही में जो है बिहार बोर्ड बिहार की जो BEd की जो एंट्रेंस एग्जाम्स होने जा रहे हैं उसकी तारीखों का ऐलान होने वाला है। इसके अलावा भी कई PCS एग्जाम्स में भी आपको व्याकरण से संबंधित प्रश्न रहते हैं, आप आसानी से उसे सॉल्व कर लेंगे। तो अगर आपसे पूछे कि हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं, आप बेझिझक उसका उत्तर देंगे हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। अगर आपसे नाम पूछी जाए तो आप कहेंगे पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, पूर्वी हिंदी और बिहारी हिंदी। तो ये आपको जो है मैंने 5 हिंदी की उपभाषाओं के बारे में
आपको बताया है। इसके बाद मेरा जो है अगला पड़ाव होगा वो होगा कि हिंदी की इन 5 उपभाषाओं से किस तरीके से 18 बोलियों का विकास हुआ, इसको हम बताएंगे। आप इसे नोट करें। तो आपने नोट कर लिया। प्रिय विद्यार्थी, वीडियो बड़ा हो जाएगा तो हमारी कोशिश रहती है कि वीडियो छोटा हो लेकिन वीडियो की संख्या ज़्यादा हो, ताकि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देख लें, उसको जो है आप पार्ट वाइज देख लें। तो अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे किस तरीके से हिंदी की 5 उपभाषाओं से 18 हिंदी की बोलियों का विकास हुआ। ठीक है विद्यार्थी, आप लोग से जो है हम रिक्वेस्ट ही करते हैं कि आप लोग हमारे चैनल्स को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी बताएं, अपने रिश्तेदारों को भी बताएं। ये मैं आपको बिल्कुल निःशुल्क दे रहा हूँ और ये आपको मैं बिल्कुल एक नियमित तौर से मैं आपको वीडियो दूंगा। आपको व्याकरण की भी वीडियो दूंगा। इसके अलावा जो बुक है, जो दिगंत भाग 2 है, जिस पर आधारित आपको जो है आपके जो वार्षिक परीक्षा होगी 2021 की, उसमें जो प्रश्न होंगे उसकी भी मैं आपको दिगंत पे भी चर्चा करूंगा। तमाम जो है लेखकों के बारे में बताऊंगा, तमाम जो है आपको जो भी कवि हैं या कवयित्री हैं या जो भी आपको जो काव्य जो धाराएं हैं उन काव्य धाराओं के बारे में, लेखकों के बारे में, तमाम जो है चीज़ों को मैं बताते चलूँगा वीडियो के माध्यम से। और व्याकरण के माध्यम से आपको जो है मैं बताते चलूँगा कि भाषा को शुद्ध रूप से लिखने के क्या क्या नियम निर्धारित किए गए हैं व्याकरण विद्या के द्वारा। ठीक है विद्यार्थी, आपको समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।